ना करने की चाह, आलस से हम सभी कहीं न कहीं, किसी न किसी अनुपात में ग्रस्त रहते हैं। कभी कोई कहीं जाना हो, कोई हमारे ऊपर किसी तरीके की ज़िम्मेदारी हो, कोई काम हो, तो ये एक सीधा सा उत्तर हमारे पास या एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहता है बोलने के लिए कि आलस था इसीलिए नहीं गया, आलस था इसीलिए काम नहीं करा, इच्छा नहीं थी करने की इसीलिए वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया। तो ये आलस है क्या, और हम क्यों हमेशा ही ज़िंदगी भर इसके साथ एक असमंजस या एक तरीके के विवाद, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। करें या ना करें, करने से क्या ही होगा, छोड़ दूं तो क्या परिणाम होगा, अगर थोड़ा सा करूं तो क्या दूसरा परिणाम होगा। ये सारे तर्क हमें आलस से निकलकर, हमारी आलस से निकल कर आते हैं और हमें कहीं ना कहीं कोई भी तरीके का काम या क्रिया ना करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये भी दिख जाएगा कि आलस का संबंध उन्हीं क्रियाओं से है जो क्रियाएं हमें बोझ लगती हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर लाद दी गई हैं या ज़बरदस्ती हम इन्हें कर रहे हैं। हमें कभी भी उन कामों में आलस नहीं आता जो हमें लगता है हमारे फ़ायदे की है। हमें कभी भी खाने में आलस नहीं आएगा, हमें कभी भी आराम करने में आलस नहीं आएगा, क्योंकि आराम करना भी अपने आप में ही एक क्रिया है। तो हमें कभी भी आराम करने में आलस नहीं आएगा। हमें जो भी चीज़ जिसमें हमें लगता हो, भले ही उसमें हमारा फ़ायदा, असली फ़ायदा ना होता हो, जिस भी चीज़ में हमें लगता हो कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमें उसमें कभी भी आलस नहीं आएगा। जिस भी चीज़ में हमें पता हो कि हमें किसी तरीके का यहाँ आनंद, मज़ा, मौज मिलने वाली है, तो उस चीज़ में हमें कभी भी आलस नहीं आता। और आलस शायद शारीरिक बाद में है और मानसिक पहले है। हम अगर अपने अंदर ही मानसिक तौर पर ये सोच बनाकर चलने लगते हैं कि ये काम इतना ज़रूरी नहीं है या इस काम का इतना कोई महत्व नहीं है और ये शायद ज़बरदस्ती मुझसे कराया जा रहा है, तो उसके लिए एक शारीरिक आलस अपने आप ही पैदा होने लगती है। तो आलस हमेशा मानसिक पहले होगी, मन उसकी तरफ पहले विरोध करेगा और उस विरोध का साथ देने के लिए शरीर हम पाएंगे कि अपने आप प्रस्तुत होगा। और इसी तरह अगर हमने किसी भी चीज़ को ज़रूरी, अपने लिए फ़ायदेमंद और हमारे हित का माना होता है, तो उन परिस्थितियों में हम पाएंगे कि आलस तो दूर की बात है, हम में एक अधिकांश ऊर्जा का भाव पैदा होता है जो अपने आप ही शारीरिक आलस को परे रख देता है। क्योंकि हमें पता है मानसिक तौर पर पहले से ही कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या ये चीज़ मेरे फ़ायदे की है, तो वो फ़ायदा हमारे लिए वो प्रेरणा बनता है जिससे आलस अपने आप खुद ब खुद छट जाती है। आंतरिक तौर पर हमारे अंदर क्रियाओं का, कर्मों का एक वरीयता क्रम स्थापित रहता है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रहता है और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही हमारे अंदर उसकी तरफ एक सक्रियता, एक एक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगी। जितनी कोई भी चीज़ हमारी उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ऊपर होगी, उतना ही हम पाएंगे कि हम उसके लिए सक्रिय रूप से कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। और जितना ही वो हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे होगी, हम उतना ही देखेंगे कि
उन चीज़ों को करने में या उन चीज़ों का ख्याल भी हमें आलस से, ऊब से भर देता है। और क्योंकि हमारा शरीर हमारे मन के हिसाब से चलता है, हमारी आंतरिक गतिविधि के हिसाब से चलता है, तो शरीर भी फिर जो चीज़ें उस प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे हैं, उन चीज़ों के प्रति इनएक्टिव या एक तरीके की निष्क्रियता जाहिर करता रहेगा। हमें भले ही ये लगेगा कि हमारा शरीर अभी गवाही नहीं दे रहा या हमारा शरीर अभी एक्टिव नहीं है उन कामों के प्रति जो हमारी एक इंटरनल प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे आती हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि शरीर सीधा सीधा उसका पालन करता है जो मन निर्धारित कर देता है। हमारे आंतरिक जगत में अगर एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट है तो मन बस उस प्रायोरिटी लिस्ट को देखेगा और वो लिस्ट पास ऑन कर देगा शरीर को, और फिर शरीर फिर वही लिस्ट फॉलो करेगा और उसके हिसाब से अपने अंदर की ऊर्जा को असाइन करेगा। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस से अवगत नहीं होंगे तो हमें यही लगता रहेगा कि ये सारी चीज़ें जिनमें शरीर आलस दिखा रहा है, वो सारी चीज़ें अपने आप में गैर ज़रूरी हैं, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने ही अपने अंदर जाने या अनजाने चीज़ों को एक वरीयता क्रम दे रखा है और उस वरीयता क्रम के हिसाब से ही हमारा मन और फिर मन के पीछे पीछे शरीर चलता है। तो शरीर की कोई अपनी सत्ता है नहीं, शरीर मन के चलाए ही चलेगा। ये जिस आंतरिक प्रायोरिटी ऑर्डर या वरीयता क्रम की हम बात कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर कहाँ से आया, ये किसने हमारे अंदर स्थापित करा, इस वरीयता क्रम का आधार क्या है, किन पैमानों पे हम किसी भी चीज़ को उस वरीयता क्रम के अंदर ऊपर रखते हैं और किस पैमाने पर हम उसे किसी भी चीज़ को, किसी भी कर्म को, किसी भी क्रिया को हम नीचे रखते हैं। तो इसका आधार क्या है, और अगर कोई आधार है तो उसका निर्णय कौन करता है कि इसका आधार क्या है। अगर हम इस सवाल के अंदर गए ही नहीं हैं या हम इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं हैं कि हमारे अंदर एक आंतरिक प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसके हिसाब से हमारा मन चलता है और फिर उस मन के चलाए शरीर चलता है, तो इसकी स्थापना, इस वरीयता क्रम की स्थापना हमारे अंदर, हमारे वातावरण से होती है। क्योंकि मनुष्य अपने आप में एक दर्पण है, एक मिरर है, जो जैसा वो अपने आसपास होते हुए देखता है वो वैसा ही कर्म करने लगता है, उन्हीं चीज़ों को दोहराने लगता है, उसी भाषा को बोलने लगता है, उन्हीं कर्मों को करने लगता है। जैसी वो दिनचर्या लोगों को अपने आसपास बिताते हुए देखेगा, उसी दिनचर्या का वो भी पालन करने लग जाता है। बस शर्त यहाँ पर यही है कि इस पे अगर उसने कभी कोई किसी तरीके का कौतूहल, सवाल, क्यूरियोसिटी अगर नहीं दिखाई है, तो सीधी सी बात है, मनुष्य वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा उसका एनवायरनमेंट होगा। वो बस मात्र अपने वातावरण का एक प्रतिबिंब होगा, एक रिफ्लेक्शन होगा, वो उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता। उम्र भर वो उन्हीं चीज़ों को सोखता है, उन्हीं चीज़ों को देखता है जो उसके आसपास घटित होती हैं, और फिर जैसे जैसे वो उन चीज़ों को देखता है, सोखता है, समझता है, वैसे वैसे ही वो उन्हीं चीज़ों को बाहर अब प्रक्षेपित करने लगता है, प्रोजेक्ट करने लगता है। तो पहले बाहर से एक इनपुट आता है उसके अंदर, और फिर वो इनपुट प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस हुआ इनपुट फिर बाहर का आउटपुट बन जाता है। तो इस इनपुट आउटपुट के खेल में ही कहीं ना कहीं उसके अंदर इस एक वरीयता क्रम की भी स्थापना होती है, जो उसे बताती है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है।
क्या चीज़ उसके लिए फ़ायदे की है और क्या चीज़ उसके फ़ायदे की नहीं है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका वास्तविक फ़ायदा किस में है या उसका वास्तविक नुकसान किस में है। उसने बस मान लिया है, उसने बस अपना लिया है अपने वातावरण में होती हुई चीज़ों को, और जो बहुमत कर रही है, जो मेजॉरिटी कर रही है और जो मेजॉरिटी के हिसाब से फ़ायदेमंद है, लाभदायक है, वो भी फिर वो ये मानने लगता है कि उसके लिए भी यही फ़ायदेमंद है और लाभदायक है। अगर उसने कभी किसी तरीके का कोई अवलोकन, कोई चिंतन या मनन करा ही नहीं इन बातों पर कि जिन चीज़ों को मैं ज़रूरी मानता हूँ या जिन चीज़ों को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ या अपने लिए अच्छा मानता हूँ, क्या वो वाकई में अच्छी हैं भी, या अगर होंगी तो क्या वो मेरे लिए अच्छी हैं भी या नहीं। अगर वो इस पूरे आंतरिक असमंजस में कभी गया ही नहीं, कभी उतरा ही नहीं, तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा, उसे कभी कोई सवाल, कोई कौतूहल जागेगा ही नहीं अंदर से ये सोचने का कि जिन चीज़ों की तरफ मैं आलस का भाव रखता हूँ, मैं क्यों रखता हूँ उन चीज़ों की तरफ आलस का भाव, या जिन चीज़ों की तरफ मैं एकदम सक्रिय हूँ, एक्टिव हूँ, जिन चीज़ों की तरफ मेरी एक ऊर्जा फूट कर निकलती है, उन चीज़ों की तरफ मैं क्यों इतना ऊर्जावान हूँ, मैं क्यों एक बढ़ी हुई गति से उन चीज़ों की तरफ जाता हूँ जिन चीज़ों की तरफ मैं जाता हूँ। अगर इस चीज़ पे मनुष्य ने कभी कोई समय बिताया ही नहीं, कभी इस चीज़ को सोचा ही नहीं या इसकी तरफ देखा ही नहीं, तो वो बस एक तरीके की कॉपी होगा, एक तरीके की कार्बन कॉपी होगा अपने ही वातावरण की। जैसा उसका आसपास का माहौल होगा, वो बस उसी माहौल को प्रक्षेपित करेगा। तो जो उसका ये एक आंतरिक वरीयता क्रम है जो उसने चीज़ों को असाइन करा है, वो वरीयता क्रम उसे उसके माहौल ने दिया है, उसके आसपास के लोगों ने दिया है। और उसके आसपास के लोगों के पास कहाँ से आया है? उसके आसपास के लोगों को उनके आसपास के लोगों ने दिया था। तो ये एक पीछे से चली आ रही कोई मान्यताएं, धारणाओं का एक पुलिंदा है जो है क्योंकि बस वो चला आ रहा है, जैसे एक बहाव जिसमें कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं, वो बस चल रही है क्योंकि वो चलती आ रही है। एक तरीके का अंधापन, एक अंधा बहाव जो चल रहा है क्योंकि बस वो ये मान के चलता है कि यही चलना होता है। और यही अंधा बहाव फिर हमें बताता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, क्या करने लायक है और क्या नहीं। और जैसा ये अंधा बहाव हमें बताता है कि ये काम करने लायक है, तो वो काम हम पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। और जो ये अंधा बहाव हमें बताता है कि ये काम शायद करने लायक नहीं है या ये इतने ज़रूरी नहीं है, तो उनकी तरफ कभी हम मुड़कर भी नहीं देखते, उनकी तरफ हम एक नज़र भी नहीं डालते। तो ये कहना कि हमारे अंदर जो आलस है वो एक अंधे बहाव का बाई प्रोडक्ट है, एक परिणाम है, तो ये गलत नहीं होगा। हमारा आलस एक अंधापन है जो पीछे से चलता आ रहा है, उसे वो वैसे ही चलने देता है, और उस चलने के कारण हमारे अंदर एक आलस की स्थापना होती है जो हमें निष्क्रिय बनाती है, जो किसी भी तरह के कार्य के प्रति हमारे अंदर एक विरोध पैदा करती है।
तो एक बहाव तो है जो आंतरिक है और मानसिक है, जिसके चलाने से हमारा शरीर चलता है, जिसके चलने से हमारा मन चलता है, और एक बहाव है शारीरिक बहाव, एक आलस जिसमें शरीर का भी कुछ लेना देना है। एक बात तो ये है कि शरीर छोटी उम्र में अधिक से अधिक क्रियाएं करता है और बहुत ही सक्रिय रहता है, और उस सक्रियता का कारण ही होता है ताकि शरीर बड़ा हो सके। किसी भी हम छोटे बच्चे को देखेंगे, वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें ऊर्जा से भरा हुआ इसीलिए दिखता है क्योंकि वो ऊर्जा एक शारीरिक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से शरीर की प्रगति और विकास होगा। बच्चे के अंदर वो ऊर्जा ही ये निश्चित करती है कि शरीर जल्द से जल्द बड़ा हो और फिर आगे बढ़े। क्योंकि अगर शरीर का कोई एक मात्र मकसद है तो वो ये कि उस शरीर से आगे शरीर निकले और बस ये चलता रहे। ये एक फिजिकल प्रोसेस है जो निरंतर चलते रहना चाहता है, बढ़ते रहना चाहता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहना चाहता है। अगर हम बस ये बात करें कि शरीर का क्या मकसद है, तो शरीर का बस यही मकसद है कि वो पहले बड़ा हो और अपने आप को इस लायक बड़ा कर ले कि फिर वो अपने ही जैसे और शरीर आगे पैदा कर सके। तो शरीर के इस मकसद में हम कहाँ आते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम खुद को यही मान के चलते हैं कि शरीर का मकसद ही हमारा मकसद है, तो वो एक और बात है। मगर अगर हमने थोड़ा सा भी जाना है कि शायद शरीर के इन मकसदों में हमारा कुछ अपना है नहीं, तो ये पूछना फिर ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ तक ही हम शरीर की मांगों को पूरा करें। शरीर की कुछ जायज़ मांगे हैं और फिर उन जायज़ मांगों के आगे जो भी हमें शरीर की ज़रूरतें मांगे प्रतीत होती हैं, वो मांगे मन की मांगे हैं जो शरीर के माध्यम से पूरी होना चाहती हैं। क्योंकि जब मनुष्य की बात आती है तो शरीर और मन अपने आप में जुड़े हुए हैं। जो प्रभाव मन पर पड़ते हैं वो सीधे सीधे हमें शरीर में देखने को मिल जाते हैं। गुस्सा आते ही भौहों का तनना, डर लगते ही पसीना छूट जाना, तनाव आते ही सर में दर्द होना, ये सारी क्रियाएं मानसिक क्रियाएं हैं जिनका सीधा सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो शरीर की अपनी जायज़ मांगों के आगे अगर हमें लग रहा है कि उसकी और मांगे हैं जो पूरी ही नहीं हो रही, तो वो मांगे शरीर की हैं ही नहीं, वो मांगे मन की मांगे हैं जो वो शरीर के माध्यम से पूरी करना चाहता है। क्योंकि खाने से पेट तो बहुत ही जल्दी भर जाता है, मगर मन चाहता है कि उसे और चाहिए, उसे और खाना है। ये जो और चाहना होता है, ये शरीर का चाहना नहीं है, ये मन का चाहना है। मन को ये लगता है कि शरीर को भरने से वो अपने आप को भर लेगा। तो यहीं जब हम आलस की बात करते हैं तो मन को ये लगता है कि शरीर को आराम देने से उसे भी कहीं ना कहीं एक तरीके का आराम मिल जाएगा। इसीलिए हम पाएंगे अगर हम अधिकतर आलस से ग्रस्त रहते हैं तो उसका कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं मन हमारा ये मान के बैठा है कि जितना हम अपने आप को आराम देंगे, जितना हम पड़े रहेंगे, जितना हम काम से दूर रहेंगे, किसी भी क्रिया से दूर रहेंगे, उतना हम सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे। ये सीधी सीधी मन की एक गलत फहमी का कारण है, क्योंकि उसने शारीरिक आराम को मानसिक आराम मान लिया है। उसे लगने लगता है, मन को ये लगने लगता है कि शरीर को आराम देने से उसे भी आराम मिल जाएगा, कि शरीर को जो आलस से सुख पहुंचेगा, जो शांति पहुंचेगी, वही शांति मन को भी पहुंचेगी, वही सुख मन को भी लगेगा। मगर ऐसा होता नहीं है।
और एक समय के बाद तो अगर हम ज़्यादा ही आराम कर लेते हैं तो हम पाते हैं वो आराम शरीर के लिए बस हानि ही साबित होता है। गाड़ी का तो काम ही चलना होता है। गाड़ी सुंदर कहाँ लगती है? पार्किंग लॉट में खड़ी हुई या सड़क पर चलती हुई, दौड़ती हुई। तो कहीं ना कहीं शरीर का भी कुछ ऐसा ही है कि शरीर जब तक चलेगा, सक्रिय रहेगा, मन जब तक सक्रिय रहेगा, चलेगा, और क्योंकि मन के चलाए ही शरीर चलता है, तो मन जब तक क्रिया करेगा, कर्म करेगा, तभी उसमें कोई संभावना है कि किसी तरीके की सौंदर्य की स्थापना हो सकती है। और काम ज़रूरी नहीं है कि सारा ऊपरी ही हो, कि दिखने वाला हो, कि हाथों से ही करने वाला हो। काम बहुत सटल, सूक्ष्म भी होता है, और वो काम होता है देखना, समझना। और किसी भी व्यक्ति को अगर हम शारीरिक आलस में चूर पाएंगे तो बहुत संभावना ये भी है कि वो आंतरिक काम में भी आलसी और निष्क्रिय ही होगा, क्योंकि चीज़ों को देखने, समझने में और निरंतर जानने में श्रम तो लगता ही है। यहाँ कोई दो राह नहीं है कि ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में, अवलोकन में, समझने में मेहनत नहीं लगती। इनमें श्रम तो है ही, इसमें मेहनत तो है ही बिना शक के। तो जब हम ये मेहनत कर लेते हैं तो हम पाएंगे कि शरीर अपने आप, जो भी उसे मेहनत करनी होती है, वो खुद ब खुद सहज रूप से आराम से हो जाती है। क्योंकि हमने जो काम, जो मेहनत करनी थी, वो आंतरिक तौर पर पूरी कर ली है। और क्योंकि शरीर मन के चलाए ही चलता है, तो हम पाएंगे अगर हमने सारी मेहनत अपने आंतरिक जगत में करी है, हमने बहुत काम करा है अपने अंदर, तो उस आंतरिक काम से मन सधेगा, और उस सधे हुए मन से हम पाएंगे कि शरीर भी खुद ब खुद ही एक सक्रिय, एक सार्थक काम में लीन रहेगा। एक जो आंतरिक मेहनत है, जो है चीज़ों को समझने की, सवाल उठाने की, जानने की, टटोलने की, निरंतर ध्यान देने की, इस मेहनत से मन सधता है, मन सीधा होता है, और वो फिर टेढ़ी चालें नहीं चलेगा कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति शरीर के रास्ते से करवाए। एक सीधा सधा हुआ मन फिर उस आंतरिक मेहनत का उत्पाद होती है, एक बाई प्रोडक्ट होती है। जब हम जानते हैं खुद ही को, खुद की आदतों को देखते हैं, खुद की दिनचर्या में घुसते हैं, ये समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जैसे हम हैं वैसे हम क्यों हैं, जिन चीज़ों को हम ज़रूरतमंद बोलते हैं उन्हें हम क्यों ज़रूरी समझते हैं। जब इन सारी चीज़ों के अंदर बहुत ही गहरे तरीके से हमने काम किया होता है, तो ये काम ही फिर मन को सीधा करता है, और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मन फिर टेढ़ी टेढ़ी चालें नहीं चल रहा अपनी एक आंतरिक कमी को पूरा करने के लिए। आलस भी फिर हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आलस धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि अब जो मन का बॉस है, जो वो आंतरिक मेहनत है जो उसने करी है, वो मन की एक तरीके से चालक हो जाती है। वो मेहनत, वो समझ फिर मन को चलाती है, और अब मन अलसाना चाहे भी तो उसके सारे तर्क, शरीर के सारे तर्क परे रखने का सामर्थ्य
वो समझ मन को दे देती है। क्योंकि आलस तो अभी भी रहेगा ही, मगर अब उससे आगे बढ़ने का, उसको लांघने का कारण मन के पास है, जो कारण उसे उस समझ से ही मिलता है जिस समझ ने उसे सीधा किया है। तो सीधा मन भी फिर शरीर की टेढ़ी टेढ़ी चालों में नहीं फंसता, और ये सीधा मन ही फिर जान पाता है, देख पाता है शरीर की उन चालों को जो उससे निकल के आती हैं, जो फिर मन पर प्रभाव डालती हैं अपनी बात मनवाने को। मगर मन क्योंकि अब समझने लग गया है और वो जानने लग गया है, वो देखने लग गया है कि कैसे जो तर्क उसे उठ रहे हैं वो उसके हैं ही नहीं, वो हैं ही शरीर के। जो तर्क उसे बिस्तर पर पड़े पड़े आ रहे हैं कि नहीं, अगर अभी नहीं जाते तो ठीक रहेगा, या थोड़ा और लेटे रहते हैं तो आराम रहेगा, ये सारे तर्क उसे दिख रहे हैं कि ये उसके हैं ही नहीं, ये आ ही शरीर से रहे हैं। तो वो सीधा सीधा इनको परे रखने की एक क्षमता रखता है, एक सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो उसका है ही नहीं, तो वो उसकी बात वो माने भी क्यों, ये तो बात ही शरीर की है। और शरीर फिर एक कहीं ना कहीं बाहरी एजेंट बन जाता है, जिसकी बात सुनना मन को गंवारा नहीं होता, क्योंकि अब मन के पास उसकी एक आंतरिक सत्ता है, और वो सत्ता है उसकी वो समझ, उसकी वो एक आंतरिक स्पष्टता, जिसके चलाए वो अब चलता है। तो पहले भले ही मन शरीर को और शरीर मन को चलाता हो, मगर इस स्पष्टता के आ जाने के बाद मन ये देख पाता है कि कैसे शरीर उस पर हावी है, शरीर की मांगें उस पर कहीं ना कहीं हावी हैं। और क्योंकि ये बाहरी एजेंट की बात है, तो ये बात वो माने ही क्यों। वो शरीर को फिर पार्किंग लॉट में खड़े रहते देखना पसंद ही नहीं करता। वो चाहता है कि वो उतरे, चले और सुंदर दिखे। वो शरीर को फिर उस समझ के, उस आंतरिक स्पष्टता के काम में लगाने में सहायक हो जाता है। और फिर इसी रिश्ते से, जो समझ का मन से और मन का शरीर से, हम पाएंगे कि सौंदर्य निकल कर आता है, कुछ ऊंचा निकल कर आता है, कुछ सृजनात्मक निकल कर आता है।